अच्छा, मैंने आपको ना फाइल सेंड की है। वो है, ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि अगर आपके पास जूम पे रिकॉर्डेड लेक्चर हो, रिकॉर्डिंग या वीडियो हो, तो आपने किस तरह उसको अपलोड करना है इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल पे। बाय डिफ़ॉल्ट जिसका आपकी यूट्यूब की जिसकी भी आईडी होती है या जीमेल का अकाउंट होता है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक चैनल मौजूद होता है। ठीक है, आपने वो चैनल पे वहीं पे अपलोड करनी है वीडियो, जो स्टेप बाय सर स्टेप यहाँ पे गाइड गिवन है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये सर है कि जूम पे कैसे आपने वीडियो बनानी है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको मैं बता रहा था, जिसमें डिस्कनेक्ट हो गया, वो ये कि आप ना जूम सिर्फ अकेले ही मीटिंग है वो कर लें, चला लें, और उसमें ना फिर आपके पास ऑप्शन सारे कंट्रोल आ जाएंगे, कि आप वो शेयर कर सकेंगे, शेयर के बाद आप वो रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो आपने ये करना है, शेयरिंग करनी है, अपनी पीपीटी शेयर करनी है, और उसी में रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना है। तो आप जब वो प्रेजेंट कर लोगे, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड होके हो सकता है कि आपकी डिवाइस पे आ जाए, अगर आपने डिवाइस का ऑप्शन दिया हुआ है स्टोरेज का, या अगर डिवाइस का स्टोरेज का ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो वो क्लाउड पे चला जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करने का ये तरीकाकार बताया हुआ है क्लाउड से। अगर वो आपने अपनी डिवाइस में स्टोर करना है, तो मुझे लैपटॉप का मुझे पता है, लैपटॉप या कंप्यूटर में जाता है डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में, डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर में बन जाता है जूम का फोल्डर, जूम के फोल्डर में चला जाती है वो वीडियो। ठीक है, वो पाथ खुद ही ओपन हो जाएगा, जैसे मीटिंग ऐड होगी वो फोल्डर खुद ही ओपन हो जाएगा। जी, अब पूछो क्या पूछ रहे थे। सर अगर किसी सर के पास लैपटॉप ही ना हो तो? तो आप वो मोबाइल से बना लो, मोबाइल से बना लो। सर प्रॉब्लम ये नहीं थी कि यूट्यूब पे अपलोड करने नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये भी है कि कई लोग पब्लिकली अपलोड नहीं करना चाह रहे थे। कोई और तरीका नहीं हो सकता? तो मैंने बताया तो था, लास्ट टाइम ही बताया था, आप लोग सोए हुए थे आधे। मैंने बताया था कि पब्लिकली ऊपर करने की जरूरत नहीं है आपको। पब्लिकली करोगे सबको विजिबल होगी, प्राइवेट करोगे तो सिर्फ आपको विजिबल होगी, मैं देख नहीं पाऊंगा। तो इसके दरमियान का ऑप्शन होता है अनलिस्टेड, तो आपने अपलोड करनी है एज ए अनलिस्टेड। अब अनलिस्टेड का मतलब ये होता है कि जिसके पास वो यूट्यूब का लिंक होगा वही उसको एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज वो किसी को विजिबल नहीं होगी। तो आपने अपलोड करनी है एज अनलिस्टेड, और वहां से मुझे लिंक सेंड कर देना, सिर्फ मैं ही देख पाऊंगा, या जिसको आपने लिंक दिया होगा वो देख पाएगा। ओके सर। और दूसरा सर, जरूरी है कि जूम पे मीटिंग रिकॉर्ड करें? पावर पॉइंट पे भी स्लाइड शो पे रिकॉर्ड हो जाती है, वैसे नहीं कर सकते? नहीं, वह कर लो, तो मैं तो पावर पॉइंट की बात नहीं, पावर पॉइंट पे रिकॉर्ड होता है, आई थिंक होता है, आप वहीं से कर लो। लेकिन यह है कि जूम का फायदा इस केस में ये होता है कि जूम जो वीडियो बनाता है ना, उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। अदरवाइज मैंने ये देखा है, अभी तक मैंने इतना तो एक्सप्लोर नहीं किया, और भी बड़ी डिवाइसेस होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे जो जूम से शायद कम वॉल्यूम में बनाते हो, इक्वल टू जूम बनाते हो। तो जूम की क्वालिटी भी अच्छी होती है, और इसका वॉल्यूम भी कम होता है। तो आपको जैसे सूट करता है, मैंने तो जो अब अवेलेबल आपके पास सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से मुझे मैंने बताया आपको। जी। और टाइम नहीं एक्सटेंड हो सकता सर, थोड़ा सा मंडे तक? ऐसा टाइम एक्सटेंड कर दें प्लीज। इस या कल का किया था तो ज्यादातर बच्चे कह रहे थे कि प्लीज आप नेक्स्ट फ्राइडे तक अगर आप टाइम एक्सटेंड। जनाब इकबाल, आपका क्या क्वेश्चन है। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मैंने अटेंडेंस का कहना है। नहीं, वो आखिर में कहना अटेंडेंस का। ओके। सर हम लोग यूट्यूब पर प्राइवेट वीडियो कैसे सेट कर सकते हैं? जब अपलोड करोगे ना, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया ना, पीडीएफ में ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो पीडीएफ आप ओपन करो, और उसमें आपको जूम से वीडियो बताया गया है कि किस तरह डाउनलोड करके आपने अपलोड करनी है। अगर जूम के अलावा आप अगर कोई और वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो रिकॉर्डिंग के लिए, तो अपलोड करने के स्टेप्स तो वही सेम रहेंगे, वो सिर्फ जूम वाला सेक्शन निकल जाएगा। ओके सर। तो ये है जो मैंने आपको फाइल सेंड की है, ये भी।
ठीक है, इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया, मैं हमें एक पेज पे एक ही स्टेप है। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है अकाउंट। आपके पास जैसे जीमेल आईडी है ना, जीमेल आईडी जो आपकी इसकी है, ये भी जीमेल आईडी है, जो कैंपस आईडी है, ये भी अंडरलाइन जीमेल है। तो आप उसको एज अ लॉगिन जब क्लिक करोगे यूट्यूब पे, होपफुली आप लॉगिन होगे, अगर नहीं है तो लॉगिन करो एज अ जीमेल, एज अ जी फ्रॉम जीमेल आईडी। तो जीमेल आईडी से करोगे, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पेज ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये चैनल बना आ जाएगा आपके पास। तो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। ये सिलेक्ट फाइल, फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपने यूट्यूब फाइल सिलेक्ट की, ये वीडियो सिलेक्ट की, उसके बाद ये नाम, ये देखो नाम के बाद नेक्स्ट स्टेप है प्लेलिस्ट। अगर आपने प्लेलिस्ट में तो आपने शेयर नहीं करनी, क्योंकि आपके पास वीडियो ही एक है। फिर उसके बाद आ जाएगा, बल्कि प्लेलिस्ट हमने बनानी नहीं है, इसके इस स्टेप को आपने स्किप कर देना। अच्छा ये है, उसके बाद आएगा यस इट्स मेड फॉर किड्स, लेकिन आपने इसको चेक नहीं करना, आपने करना है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, मोर ऑप्शन पे ज़रूरत नहीं है हमें। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद ये नेक्स्ट है, ये देखो, ये देख रहे हो ऑप्शन अनलिस्टेड, स्टेप नंबर 15 पे स्क्रीन शॉट जी हो रही है जी। आपको? तो यस देखो सर। विजिबिलिटी के 3 मोड हैं, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है, एक अनलिस्टेड। आपने अनलिस्टेड करना है। अच्छा एक और बात है, एक और काम की बात ये है, मुझे याद आ गई है, कि आप YouTube पे मेरे ख्याल में 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, तब तक जब तक आप अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं कर लेते। तो वेरीफाई करो थ्रू आप जीमेल आईडी, या वेरीफाई करो थ्रू मोबाइल नंबर। आप वेरीफाई करोगे तो फिर आप घंटों की वीडियो अपलोड कर सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे की भी कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब आपको 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं करने देगा तब तक जब तक आप अकाउंट वेरीफाई नहीं करते। तो मैंने आपको ड्यूरेशन बताई थी 10 मिनट, 8 से 10 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं बनानी है आपने। तो आप अकाउंट वेरीफाई करो ना करो, आपकी मर्जी है। सर 2 टॉपिक है, 10 मिनट पे करने हैं। तो 10 मिनट में हो नहीं जाएंगे? हाँ, या कम है? सर फर्स्ट टॉपिक लेंथी है, सेकंड तो चलें 15 मिनट कर लें फिर, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़े लेक्चर देने की जरूरत अब नहीं है। अब ये इसमें 15 मिनट कर लें, मेरे ख्याल में 15 मिनट इनफ होंगे। आइडिया ये होता है टाइम मैनेजमेंट का, वो ये कि जितना आपने अच्छा पढ़ा होता है, जितना आपने उसको अच्छा समझा होता है, उतने ही आप कम वर्ड्स में उसमें को समराइज कर सकते हो, उतने ही कम वर्ड्स आपको चाहिए होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये टाइम बाउंड इसका एक ये भी वजह होती है कि टाइम बाउंड किया जाता है। ओके सर 10 मिनट पे कर लेंगे। कर लें आप, अगर 15 मिनट तक जा 12 13 मिनट तक जा सकते हैं तो चले जाएं आप। सर ये अब इंग्लिश रहे, में कर सकते हैं या उर्दू में भी एक्सप्लेन करना है? नहीं जिसमें आपको फिजिबल, जिसमें आप वो कंफर्टेबल महसूस करें आप उसमें करो। और हाँ ये है कि समझाओ अच्छा, जिसमें मर्जी समझाओ, उर्दू में समझाओ या फिर आप ये, और कोशिश करना कि उसमें ना वो वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग घर में ही बैठे हो, उसके लिए स्टूडियो थोड़ी जाओगे आप जो रिकॉर्ड करने के लिए। तो घर में बैठे हो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम सेलेक्ट करना जिसमें नॉइस कम से कम हो, बच्चों वगैरह को सुला के। अच्छा, और सर सर ड्यू डेट? टाइम दे दें थोड़ा सा। कितना टाइम चाहिए? ट्यूसडे या वेनेसडे तक। नो सर, फ्राइडे तक। कल तक? नहीं फ्राइडे ना करो, आप वो कर लो, ये कर लो आप। सर हाँ, देखिए, पहली प्रेजेंटेशन है, हमें कुछ आइडिया नेक्स्ट भी नहीं। लेक्चर तो दे सर, नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर कब है? मेरे ख्याल में संडे तक ठीक नहीं है।
संडे तक कोशिश करो, कर लोगे? नहीं सर, फिर वेनेसडे तक ठीक है। वेडनेसडे तक 2 लेक्चर आ जाएंगे, इसमें दूसरा लेक्चर भी करीब आ जाएगा। नहीं हमने अभी तक वो क्विज भी कोई नहीं किया, तो इसके बाद उसी पे आना है हमने। चलें आप ये तो ट्यूसडे तक कर लें, ठीक है। 2 दिन मैंने वो बढ़ा दिए, एक लेक्चर दरमियान में, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन सुबह पहले, इस लेक्चर से पहले, लेक्चर से पहले होगा। यानी कि लेक्चर कितने बजे होता है ट्यूसडे का? ट्यूसडे को होता है ना लेक्चर हमारा? 12:30 पे होता है सर। यस सर। हाँ 12:30 से पहले। ठीक है सर, ओके। ये नहीं हुआ कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप बैठे वो बना रहे हो। तो 12:30 से पहले आपने सेंड करनी है। अच्छा लास्ट टाइम जो है वो एंड हो गया था, एक टॉपिक रह गया था जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिया है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम हमने उसी वक्त देख ली थी। तो इसमें जो सबसे ट्रिकी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में पूरी एक्सरसाइज में, वो है प्रॉब्लम नंबर 27.2। ये पढ़ें ज़रा, पहले आप देखें सही है क्या ये। प्रॉब्लम नंबर 27.2 प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये ट्रिकी है, तो मैं चाहूँगा कि फर्स्ट हम यही कर लें पहले पहले। तो प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम 27.2, ठीक। और सर्किट कुछ इसका इस तरह से है कि बैटरी है और उसके बाद रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है और यहाँ पे 3 रजिस्टर है। तो इसका है 3 ओहम और ये है 2 ओहम, ये भी 2 ओहम, ये भी 2 ओहम और ये भी 2 ओहम है। इसके साथ ही इसने ये 6 वोल्ट की बैटरी है और साथ ही कुछ पॉइंट ड्रॉ किए हैं जो कि मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। एक पॉइंट है ये, ठीक है। वो इस पॉइंट का वोल्ट ये कह रहा है कि ये है +18 वोल्ट है, +18 वोल्ट। अच्छा, ये पॉइंट ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। तो क्वेश्चन अब ये है, given that the potential is +18 volt at the point shown, what is the electric potential at the point A, B, C and D in the circuit? तो आपसे पूछा गया कि ये सर्किट है और इसके ए बी सी डी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ना पहले एक इक्विवेलेंट करंट फाइंड कर लें इस पूरे सर्किट का। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट करंट फाइंड करने के लिए मुझे पहले समराइज करनी होंगी ये चीज़ें। तो ये हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है, ये तीन, ये तीन जो है रेजिस्टेंस। तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो 2 + 2 + 2, तो ये मेरे पास बन जाएंगी 6। और 6 जो होगी वो इस सर्किट के साथ एक ये बन जाएगी, फिर ये आ जाएगी और फिर ये, और ये मेरे पास अब ये 6 बन गई, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद 6 ओम बन गई, ये 2 है और ये है 3। तो इनकी मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी पूरे सर्किट की, उसे मैं कह रहा हूँ 1/R प्राइम। तो R प्राइम मेरे पास आ गई, ये दो पैरेलल को मैं ऐड करूंगा, ये पैरेलल है। तो 1/6 +
1/2। तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 2/3। आप एलसीएम लेके देख सकते हो। तो 2/3 आ गया, तो आर प्राइम में इसका रेसिप्रोकल लूंगा, तो आर प्राइम मेरे पास बन जाएगा इज इक्वल टू 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 ओम। तो अब मेरे पास जो सर्किट सिंप्लीफाई हो गया वो ये कि ये बैटरी है, बैटरी के बाद ये पुट वो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। एक मिनट, अब मेरे पास सर्किट है ये रेजिस्टेंस, उसके बाद ये रेजिस्टेंस और ये कंप्लीट। तो ये 6 वोल्ट, ये 3, और ये मेरे पास आई है इन दोनों की जगह पे, इन दोनों की जगह पे मेरे पास बनी है 1.5। तो अब ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो पूरे सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1.5 प्लस 3, ये 3 है, तो ये बन जाएगा 4.5 ओम। तो पहले ये काम हो गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, करंट कैसे फाइंड करोगे, V इज इक्वल टू आई आर से। तो पूरे सर्किट में हमारे पास इक्विवेलेंट करंट होगा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। तो 6, V की वैल्यू 6 है, पोटेंशियल 6 है, और R की इक्विवेलेंट है 4.5, तो ये बन जाएगा 1.3 एम्पियर। ठीक है, तो ये मेरे पास है क्या कहते हैं, ये मेरे पास है करंट इस ब्रांच में, इस ब्रांच में करंट है, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में करंट है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आगे जाके डिवाइड हो रहा है। तो पूरा यही इक्विवेलेंट करंट है जो आगे जाके डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे हम ये इसकी वैल्यू क्या है 1.3 इस ब्रांच में, लेकिन आगे जाके डिवाइड हो जाए, कैसे डिवाइड हो रहा है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? मैंने सिर्फ इसका पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मैंने फाइंड किया है करंट पूरे सर्किट में क्या दौड़ रहा है, ये पूरे सर्किट के एलिमेंट्स में नहीं, सिर्फ इस ब्रांच में। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? हम्म, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब देखेंगे ये पॉइंट जो आपके लिए नया है। तो मैंने पहले पॉइंट किस पे फाइंड करना है, पॉइंट ए पे। ठीक है, तो कुछ रूल अब क्लोज लूप में तो बताया गया कि कैसे अप्लाई करना है। क्लोज लूप के वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा, ये हमें पता है। लेकिन अगर ओपन हो तो फिर क्या होगा कि आप वो लूप क्लोज करते नहीं, या फिर आप जिस पाथ पे ट्रेवर्स करते हो वो क्लोज नहीं है। यानी कि मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ और मैं एंड कर देता हूँ यहाँ पे, तो फिर क्या होगा? मुझे तो पता है ना कि मैं ये क्लोज लूप में यहाँ से यहाँ तक करूंगा तो वो सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ स्टार्ट होता हूँ यहाँ तक, ये आपको पता है क्लोज सर्किट नहीं है, क्लोज लूप नहीं है, तो फिर इस केस में ये होगा। तो आपने जो स्टार्टिंग वैल्यू ली है वो है +18 वोल्ट। ठीक है, और मैं करंट की डायरेक्शन ये जूम की हुई है, इस डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन में मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ। तो दरमियान में आएगा ये एलिमेंट, तो ये है I मल्टीप्लाई बाय 3 ओम, और जहां पे मैंने रुकना है वोल्टेज उसके इक्वल होगा, वो है VA। तो यहाँ दोबारा देख लें इसको कि मैं ये क्लोज लूप नहीं है, ये तो ओपन है, ओपन सिर्फ एक सेगमेंट है। तो मैंने जहाँ स्टार्ट हुआ वो वोल्टेज, दरम्यान में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप आते गए वो, और जहाँ पे मैं एंड हुआ हूँ उसका वोल्टेज मैंने ये वो इक्वल टू होगा उसके वोल्टेज के। तो मैं यहाँ पे एंड हुआ तो ये पोटेंशियल A का वोल्टेज होगा। जी, ये बात समझ आती है? यस सर। अच्छा, अब 18 I क्या है इस ब्रांच में, I इक्वलेंट है, और I इक्वलेंट की वैल्यू है 1.33। तो 18 माइनस 1.33 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 14 वोल्ट। ये रहा 14 वोल्ट। तो यहाँ तक का VA की वैल्यू क्या है, वो 14 वोल्ट है।
वी ए इक्वल्स टू 14 वोल्ट। अच्छा, अब आए इस पे, इससे उल्टा ट्रेवर्स करते हैं यहाँ से। पहले मैं यहाँ पे चला गया हूँ, अब मैं उल्टा ट्रेवर्स करता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ 18 वोल्ट से, तो ये हो गया प्लस, ये मैं ये फाइंड आउट करने वाला हूँ पॉइंट डी के लिए, ठीक है, तो उसके लिए अलग कलर यूज करते हैं। तो पॉइंट डी, तो पॉइंट डी से मैं के लिए मैं दोबारा यहाँ तक ट्रेवर्स करूंगा। तो पहले आया +18 वोल्ट, ठीक है, और मैं पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होऊंगा, एंड होऊंगा नेगेटिव टर्मिनल, तो -6 आएगा बैटरी का, और ये मैं अब यहाँ पे पहुंच गया। तो ये टोटल जो मैंने ट्रेवर्स किया है वो इक्वल्स टू होगा पोटेंशियल डी के। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप क्लोज लूप नहीं करते तो जहां आप रुकेंगे तो वो पूरी इक्वेशन उसके इक्वल होगी, वो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जीरो नहीं होगा बल्कि उसके इक्वल होगा। तो 18 - 6 इज इक्वल टू Please. 12 वोल्ट। तो मुझे कितनी मिल गई, दो मिल गई मुझे वैल्यूज, वी ए भी मिल गया, वी डी भी मिल गया। अच्छा, वी बी के लिए और वी सी के लिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे करंट क्या है, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ से ट्रेवर्स करता हूँ आगे, तो करंट कैसे, करंट की क्या वैल्यू होगी, इस ब्रांच में करंट क्या होगा, इस ब्रांच में करंट क्या होगा, वो मुझे पता नहीं है। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बाकी पॉइंट्स के लिए। तो इस केस में जो आई इक्वलेंट है वो इज इक्वल टू होगा, वो ब्रांच 1 और 2, ये ब्रांच 2 है, मैं इसे कहता हूँ ब्रांच I2, और इसे कह लेता हूँ I3। वो इक्वल्स टू होगा I2 के प्लस I3। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल जो इस तरह से करंट जा रहा है वो आगे वही डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसमें, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो यही एग्जैक्टली पोटेंशियल मिल रहा है इस रजिस्टर को, यही पोटेंशियल मिल रहा है इस रजिस्टर को, ये यहाँ ये रजिस्टर नंबर 2 को जो दरमियान में है। लेकिन यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, जबकि हमें वी ए और वी डी के पोटेंशियल का हमें पता है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो वी ए माइनस वी डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, इसके दरमियान में, ये है, ये बना करंट है इसमें। तो हमें पता है कि ये इसमें करंट नंबर 2 है और मल्टीप्लाई बाय आर है। अब पोटेंशियल ए भी पता है हमें, पोटेंशियल डी भी पता है। पोटेंशियल ए है 14 और डी है हमारे पास 12। तो 14 - 12 इजिकल टू 2, 2 बन, सॉरी 2 बन गया यहाँ पे, और आर की वैल्यू है हमारे पास, आर की वैल्यू भी 2 है, 2 2 से कैंसिल, तो I2 बन गया इजिकल टू 1 के। तो ये मेरे पास I2 की वैल्यू आ गई। तो आई इक्वलेंट क्या है यहाँ से, आई इक्वलेंट है मेरे पास 1.3, और I2 की वैल्यू है 1 प्लस यहाँ पे है 3, तो यहाँ से I3 की वैल्यू आ जाएगी 0.33। तो तीनों ब्रांच का करंट मुझे पता चल गया, लेकिन मैंने करंट फाइंड नहीं करना था, मुझे कुछ और चाहिए था। मुझे चाहिए मुझे चाहिए था जो एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे होगा, यहाँ से मैं स्टार्ट होऊंगा पोटेंशियल ए से, और यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा। तो फिर वो मैं यूज़ करूंगा पोटेंशियल ए पॉइंट का पोटेंशियल, और मैं करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहा हूँ। तो आई ब्रांच जो है वो 3 है, I3 इंटू आर इज इक्वल टू, और जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ वहाँ का मैंने पोटेंशियल लिख देना, वो है पोटेंशियल बी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप पॉइंट सी का फाइंड कर सकते हैं।
तो पॉइंट सी के लिए हमारे पास बनेगा कि पोटेंशियल यहाँ से मैं अगर स्टार्ट हूँ और ट्रेवर्स करूँ यहाँ तक, ठीक है, सी से स्टार्ट हूँ, तो मैं स्टार्ट हुआ सी से, बी सी, बी सी माइनस करंट की डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ, माइनस I3 R, और मैं एंड क्या पे हो रहा हूँ, डी पे, तो वी डी। तो ये है, इन इक्वेशन से आप आसानी से I3 की वैल्यू पता है आपको, वो है 0.33, वी ए की पता है आपको, वो 14 है, यहाँ पे भी I3 की वैल्यू पता है आपको, आर की वैल्यू भी पता है, वी सी की भी वैल्यू पता है, तो वी डी आप फाइंड कर सकते हो आसानी से। तो ये है ट्रिक जो आप पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इसी तरह की एक ही प्रॉब्लम देखोगे कि जो कि यूनिक है, और प्रॉब्लम इस तरह की नहीं है। तो बाकी होपफुली आप प्रॉब्लम कर लोगे, लेकिन इसमें आपको दुश्वारी होनी थी, इस वजह से मैंने करवा दी है। तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन? नो सर। तो कुर्चफ रोल अप्लाई करने का एक अंडर ये ट्रिक आपने अभी आज सीखा है कि अगर आप क्लोज लूप में किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं करते, तो जहाँ से स्टार्ट होंगे वहां से जहाँ तक स्टॉप होंगे, सारे पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू होंगे उस पोटेंशियल के जहाँ पे आप स्टॉप हुए हो। अच्छा, आप एक काम करो, तो 5 मिनट लो, ये एक्सरसाइज देख लो, जितनी देर में मैं इसको देख लूँ, क्रॉप कर लूँ मैं। तो एक्सरसाइजेज हैं, सर्किट सी, सर्किट बी देखो, पहले सर्किट बी देखो, फिर सर्किट सी देखो। आपसे इसमें पूछा गया है व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से करंट गया, व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू ईच लाइट बल्ब, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब, व्हाट इज द पावर डेसिपेटेड इन ईच लाइट बल्ब। तो ये प्रॉब्लम नंबर है 27.5 का, सिर्फ 27.5 देखें, सर्किट बी और सी के लिए, सर्किट बी और सी के लिए चाहिए। इसके 5 क्वेश्चन हैं, देखें इसको, सिर्फ दिमाग में सॉल्व ना करें, इसे सिर्फ वो देखें, अंदाजा लगाएं कि ये कैसे सॉल्व करना है। कि हर ब्रांच का करंट कैसे फाइंड करना है, हर ब्रांच की आपने पोटेंशियल ड्रॉप कैसे देखना है। ये चैप्टर जो 28 है, ये लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी में। तो पहले हमने इलेक्ट्रिक कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के बाद हम मूव हुए हैं सर्किट्स की तरफ। तो ये सर्किट में हमारे पास लास्ट चैप्टर होगा, इसके बाद हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो मेनली हमारे पास जो टास्क हैं वो दो हैं कि हमने आरसी सर्किट हम डिफाइन करते हैं कि रजिस्टर और जो कैपेसिटर है वो इन सीरीज एक दूसरे से कनेक्ट हो। उन केस में हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना है। और मेनली हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो ये 3 है, ठीक है। ये करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे बिहेव करता है, चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, और पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या चीज़ है इन आरसी सर्किट। तो मोटिवेशन हमारी ये है कि काफ़ी सारी बायोलॉजिकल जो सेल्स हैं वो मॉडल किए जा सकते हैं आरसी सर्किट में। जैसे सेल मेम्ब्रेन एज अ पोर कैपेसिटर मॉडल किया जा सकता है, और जो उन लिक्विड में जो मज़ामत होते हैं चार्जेस को फ्लो होने में मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो उसको रजिस्टर से मॉडल किया जा सकता है। तो इस केस में हमारे पास जो ये आरसी सर्किट है बहुत ही क्रूशल है। तो पहला जो मैकेनिज्म देखेंगे वो डिस्चार्जिंग का है। डिस्चार्जिंग में हमारे पास आपने पोज करना है कि ऑलरेडी एक जो कैपेसिटर है वो चार्जेड है, ठीक है, ऑलरेडी चार्ज है, और आपने उसको करना है डिस्चार्ज। तो ये कैपेसिटर है, ये है रजिस्टर, तो ये आर और ये है सी, कनेक्टेड है इन सीरीज। और कैपेसिटर की ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज है लेट से, और ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
और जैसे आप स्विच ऑन करेंगे दरम्यान में, सपोज करें स्विच है, जैसे स्विच ऑन करेंगे कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाएगा और सारी जो करंट फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये इस अपनी जो करंट है, करंट की जो जैसे पावर है वो डेसिपेट होगी इसमें रजिस्टर में और डिपॉजिट हो जाएंगे चार्जेस ऑन कैपेसिटर प्लेट, और ऐसा ऐसा ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल, लेट से मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ और किरचॉफ रूल अप्लाई करता हूँ। मेरे पूरे सर्किट में दो एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट है रजिस्टर, दूसरा एलिमेंट है कैपेसिटर। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव हो रहा हूँ, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप और दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप है। ये रजिस्टर का बेसिकली और ये कैपेसिटर का, ठीक है। और क्लोज लूप का जो सम है पोटेंशियल ड्रॉप का, वो इक्वल टू 0 है। अब कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप कैसे है, रजिस्टर का हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और कैपेसिटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है अकॉर्डिंग टू जो हम लास्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस वाला, Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है कैपेसिटर का, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप का रजिस्टर का। तो इसको आप रीअरेंज कर लें, जब मैंने पोटेंशियल इस जगह पे वैल्यू पुट करनी है तो कैपेसिटर के पोटेंशियल ड्रॉप आएगा Q ओवर C, तो ये देखें Q ओवर C, और रजिस्टर का आएगा हमारे पास यहाँ से, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। और कैपेसिटी केस में भी वो होल्ड करता है जो कि हमारे पास बैटरी का केस है, कि आपने पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटी के अक्रॉस वो लेना है जहाँ पे आप एंड होते हैं, ठीक है। जब आप ट्रेवर्स करते हैं ना पूरे लूप में, तो जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो एंड हुआ पॉजिटिव प्लेट पे, तो साइन आएगा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव। तो नेक्स्ट हमने इसके इक्वेशन को रीअरेंज करना है। यहाँ पे आई था, आई की जगह पे आ गई आई की डेफिनेशन, और वो होता है एवरेज करंट डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो अगेन मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू कर लें, क्यू को इस तरफ लें और डेल्टा टी को इस तरफ ले जाएं, आर सी, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर लें जीरो से लेके टाइम तक, जीरो से टाइम तक। ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी लॉग, ये बन जाएगा क्यू टी, और इधर से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टी ओवर आर सी, ठीक है। और हमारे पास इस केस में जो वैल्यू होगी, आपको लिमिट्स पुट करने के बाद वो देखोगे नेगेटिव, और आपके पास एट द एंड रिजल्ट आएगा वो ये है, ठीक है। क्यू टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी ओवर टाउ। टाउ हमारे पास है आर सी, जैसे मैंने आपको शो किया, रिजल्ट बना था एल क्यू लॉग क्यू, और इज इक्वल टू बना था हमारे पास टी ओवर आर सी, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारे पास जीरो टाइम पे जितना चार्ज था, फुल चार्ज था ना वो कैपेसिटर, तो ये क्यू नॉट आ गया। बाकी लॉ को खत्म करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट लोगे तो ये यहाँ का लॉ खत्म हो जाएगा और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आएगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो सोल्यूशन आपका के लिए मैं आपसे डिमांड नहीं करूंगा कि आपको इसको सोल्यूशन कैसे सॉल्व किया वो आता हो। हाँ, आपको ये इसकी ये इक्वेशन बताती क्या है वो पता होना चाहिए। तो ये इक्वेशन ये बता रही है कि डिस्चार्जिंग के दौरान जो कैपेसिटर का चार्ज है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, ठीक है। और टाउ को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक टाइम स्केल। कैरेक्टरिस्टिक टाइम स्केल हमें बताता है कि इतने टाउ टाइम के बाद कितना कैपेसिटर की कितनी परसेंटेज है वो कम हो जाएगी, चार्ज की परसेंटेज कम हो जाएगी। जैसे एक टाउ के बाद आप इस टाइम में टाउ पुट करो तो ऊपर भी टाउ आ जाएगा एक टाउ, और ये भी टाउ टाउ से कैंसिल, ई पावर माइनस वन आ जाएगा। और एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है 2.73 होती है आई थिंक, ये ई की वैल्यू। तो 2.73 की माइनस वन वैल्यू लोगे, यानी कि 1/2.73 करोगे तो आपके पास 0.37 आएगा, ठीक है। इस तरह टू टाइम के बाद आप यहाँ पे टाइम की जगह पे टाउ पुट करो, टू टाउ, तो टाउ टाउ से कैंसिल, ई पावर में आ गया -2, तो ये 0.37। तो ये देखिए आपको बता रहे कि
एक टाइम कांस्टेंट के बाद, एक टाइम कांस्टेंट के बाद इतना परसेंटेज जो आपके पास ड्रॉप हो जाएगी, जो चार्ज इतने परसेंट तक ड्रॉप हो जाएगा। आफ्टर एवरी टाउ द चार्ज डिक्रीजेस टू अबाउट 37% ऑफ प्रीवियस वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू का 37% जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक टाइम कांस्टेंट है, लेट्स से ये आप करते हो और इसमें करते हो टाउ टी इज इक्वल टू टाउ है, यानी कि एक टाइम कांस्टेंट गुजर गया। इनिशियल वैल्यू ये थी क्यू नॉट, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी एक टाउ के बाद, ये मैं लिखा हुआ है 0.37। तो ये देखें, एक टाइम कांस्टेंट के बाद 37% चार्ज रह गया है ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, जब आप दूसरा टाइम कांस्टेंट गुजरेगा तो इसके साथ एक और 0.37 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें स्क्वायर है। तो ये अगेन अब ये पढ़ें तो मेरे ख्याल में इससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। आफ्टर एवरी टाउ द चार्ज डिक्रीजेज टू अबाउट 37% ऑफ प्रीवियस वैल्यू। ये बात समझ आती है आपको? हम्म, बात समझ आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब रही बाकी इक्वेशन, यहाँ पे क्यू की तो हमें इक्वेशन मिल गई, तो क्यू से हम आसानी से सी की वी के लिए इक्वेशन पोटेंशियल के लिए फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि क्यू इज इक्वल टू सी वी की इक्वेशन है, तो हमें यहाँ से अगर टाइम डिपेंडेंट आपके पास क्यू हो तो पोटेंशियल भी टाइम डिपेंडेंट होगा, वो भी टाइम का फंक्शन होगा। सी तो कांस्टेंट है तो उसमें टाइम अपेयर नहीं होगा। तो क्यू नॉट अगर हमारे पास इनिशियली चार्ज कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज है, फुल चार्ज है, तो उस वक्त पोटेंशियल जो होगा कैपेसिटर का वो वी नॉट होगा इनिशियल। ठीक है, तो इस केस में आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा क्यू की जगह पे हमारे पास, क्यू की जगह पे आ गई ये वैल्यू, क्यू टी की जगह पे, क्यू टी की जगह पे आ गई ये वैल्यू। ठीक है, सी वी टी, और क्यू नॉट की जगह पे ये वैल्यू आ गई। सी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह हमें मिल गई इक्वेशन ये। तो हमारे पास v एट द टाइम इज इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस टी ओवर टाउ। q हम डिवाइड कर चुके हैं। अब q का अगर आप डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप अगर डेरिवेटिव ले लो तो आपके पास करंट की इक्वेशन आ जाती है। तो ये बेसिकली डी क्यू ओवर डी टी करोगे तो हमारे पास करंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये थ्री सेट ऑफ इक्वेशन है जो डिस्चार्जिंग के केस में है। और आपको तीनों इक्वेशन एक ही बात बता रही हैं कि जैसे ही आप कैपेसिटर वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा एक्सपोनेंशियली, उसके ऊपर जो चार्ज है वो भी ड्रॉप होता जाएगा एक्सपोनेंशियली, और उसका जो है करंट वो भी एक्सपोनेंशियली डिके होना शुरू हो जाएगा। जी, यहाँ तक कोई दुश्वारी? ये इक्वेशन ना याद रखनी है यहाँ से आपने। तो इसमें आपने इनिशियली टाइम आप चेक कर सकते हो इसको आसानी से कि आपने जो इक्वेशन याद रखी हुई है वो सही है या नहीं सही। जिस तरह आपको पता है, इतना तो आपको इंट्यूशन है कि जब डिस्चार्जिंग के केस में इनिशियली जो कैपेसिटर पे फुल चार्ज है वो, ठीक है, तो आप टाइम जीरो पुट करो तो चार्ज फुल आना चाहिए। आप टाइम जीरो पुट करो तो चार्ज फुल आना चाहिए। तो इसमें एग्जैक्टली टाइम अगर आप जीरो पुट करो तो ई पावर जीरो हो जाता है, ई पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है, तो आपको फुल चार्ज मिलता है। और पोटेंशियल भी आपको फुल मिलना चाहिए, वो भी आपको इसी तरह पोटेंशियल फुल मिलेगा। और करंट भी सर्किट में मैक्सिमम होता है, तो वो भी आपको मैक्सिमम मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आप लॉजिकली इसको चेक कर सकते हो कि आपके पास जो इक्वेशन है वो सही है नहीं सही। कि अभी तो आपने एक सेट ऑफ इक्वेशन देखी है, जब आप दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन देखेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चार्जिंग की है कौन सी डिस्चार्जिंग की है। तो दूसरी तरफ मूव होते हैं। अब हमारे पास है कि चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, इनिशियली वो अनचार्ज है, इनिशियली यदि चार्ज है तो हम उसे चार्ज करना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका जो पोटेंशियल है वो बिल्डअप होता चला जा रहा है। तो ये मेरे पास बैटरी है, ये रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है। तो मैं मूव होता हूँ यहाँ से इस तरफ ट्रेवर्स होता हूँ।
तो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ एंड हुआ पॉजिटिव पे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू। करंट की डायरेक्शन में मूव हो रहा हूँ तो रेजिस्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा -IR। और कैपेसिटर की ये जो साइड है वो होगी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, और ये होगी नेगेटिव। तो मैं स्टार्ट हुआ पॉजिटिव कैपेसिटर की प्लेट से और एंड हुआ नेगेटिव प्लेट पे, तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव, जहाँ पे मैं एंड हुआ वो साइन हुआ, तो क्लोज लूप जो पोटेंशियल ड्रॉप सम है वो इक्वल टू 0 आ गया। मैंने अब इसको रीअरेंज किया इक्वेशन को, और आई की जगह पे दोबारा डेल्टा क्यू और डेल्टा टी पुट कर दिया। रीअरेंज करने के बाद और थोड़ा सा डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। ये जो चार्जिंग और चार्जिंग की इक्वेशन आ जाएगी। ये भी आप चेक कर सकते हो, उसमें लॉजिकली चेक कर सकते हो। आपको पता है कि इनिशियली जब आप यहाँ चार्ज करें तो इनिशियली चार्ज 0 है, तो टाइम आप 0 पे चार्ज 0 मिलना चाहिए, इसी को इनको देना चाहिए। तो यहाँ पे आप टाइम 0 पुट करो, e⁻0 क्या बन जाएगा, e⁻0 1 माइनस e⁻0 क्या होगी ये वैल्यू? कोई बता सकता है e⁻0 क्या होगी? हेलो इर्तजा हसनैन, यस सर। e⁻0 क्या होगी? e समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 ये आएगा 0। तो टोटल हमारे पास इनिशियली आप कैपेसिटर को चार्ज करो तो इनिशियली उसके ऊपर चार्ज 0 होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ये बता रहा है कि टाइम 0 पुट करो तो आपको 0 मिलेगा। हाँ, आप टाइम इन्फिनिटी पुट करो तो आपको Q0 मिलेगा, फुल चार्ज मिलेगा। तो इसका मतलब है काफ़ी देर के बाद जब आप इसको कनेक्टेड रखते हो कैपेसिटर को रजिस्टर के साथ, तो आपको चार्ज वो फुल चार्ज कर देगा आपकी बैटरी को, इसको कैपेसिटर को। इस केस में भी टाउ को देख लेते हैं कि कैपेसिटर टाइम कांस्टेंट क्या कहता है हमें। तो ये देखें यहाँ पे 1 माइनस ई पावर माइनस टी ओवर टाउ है। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद टाइम पुट करो, एक टाउ टाउ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई पावर -1। ई पावर -1 की वैल्यू हमें पता है 0.37 है, तो ये बन जाएगा 0.63, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा। एक टाइम कांस्टेंट के बाद 63% कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से आप दूसरी इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हो, जिस तरह मैंने पुट की थी Q0 की जगह पे CV0 और Q की जगह पे आप CV एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और इसी का आप अगर डेरिवेटिव ले लो तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएंगे। तो ये है आपके पास 3 सेट ऑफ इक्वेशन चार्जिंग केस में, एक ये है और एक ये।